ये सलोवन कैसे आप सभी लोग होपफुली घर पर हैं, बढ़िया है और सुरक्षित हैं। सो आई एम बैक अगेन विद फुल पावर और आज के इस क्लास के अंदर आप लोगों का स्वागत है गाइस। विश्वास बैच 2024 बाल को आप लोगों के सामने आ चुका है एक और बेहतरीन सा लेक्चर लेकर, ऑर्गेनाइजिंग। तो भैया बहुत शानदार तरीके से ऑर्गेनाइजिंग कराऊंगा। बहुत सारे बच्चों को ऑर्गेनाइजिंग याद नहीं होता है, बहुत बड़ा चैप्टर लगता है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन आज के इस लेक्चर को अगर आपने पूरा देख लिया ना, वन शॉट में करवा दूंगा खत्म और सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे, गारंटी है भैया। ठीक है जी, ओके। तो पढ़ाते हैं तो गारंटी से पढ़ाते हैं भैया इस विश्वास बैच के अंदर, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि आपके विश्वास को बना के रखूं। ठीक है जी, और अपना विश्वास जो है मैं आपके सामने बाल को पेश कर दूं। चलिए जी, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के गाइस। आज के इस लेक्चर में क्या क्या टॉपिक्स कवर होने वाले हैं, तो सबसे पहले यार मीनिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस बाल को, मीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस होगा। मीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस बाल को ये दो टॉपिक होंगे। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल, उसके मेरिट डिमेरिट, डिविजनल, उसके मेरिट डिमेरिट, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बाल को, फीचर्स, मेरिट्स, डिमेरिट्स, ठीक है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फीचर्स, मेरिट्स, डिमेरिट्स, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन बाल को। टोटल ये 9 टॉपिक आप लोगों को पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंदर, और ये 9 चैप्टर आज ही इसी लेक्चर के अंदर बाल को करवा दूंगा। ठीक है जी, ओके। तो बने रहिएगा, टिके रहिएगा। चलिए बाल को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सर मीनिंग, तो यार सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है ये जानते हैं सर। ऑर्गेनाइजिंग, तो सर मुझे मतलब तो नहीं पता ऑर्गेनाइजिंग का, लेकिन ऑर्गेनाइजिंग में से एक वर्ड निकलता है सर, ऑर्गेनाइज, है ना। कई सारे लोगों को इस ऑर्गेनाइज का मतलब पता होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज? सर हम पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, सर हम चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज? सर ऑर्गेनाइज का मतलब होता है अरेंज। सर जी ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है जी? ऑर्गेनाइज का मतलब होता है गाइस अरेंज करना। ठीक है सर, किसको अरेंज करना है मेरे भाई? तो रिसोर्सेज को अरेंज करना है। किसको अरेंज करना है जी? रिसोर्सेज को अरेंज करना है। सर रिसोर्सेज कितने होते हैं? 4, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं जी? 4M। सर 4M की फुल फॉर्म क्या होती है जी? A1 4M की फुल फॉर्म क्या होती है? तो जी मैन, मशीन, मनी और मटेरियल। मैन, मशीन, मनी और मटेरियल। तो भैया ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग में से एक वर्ड निकलता है ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है जी अरेंज करना। किसको अरेंज करना? रिसोर्सेज को अरेंज करना। कौन से रिसोर्सेज, कितने रिसोर्सेज? तो 4M। 4M मतलब मैन, मशीन, मनी, मटेरियल। सर जी मैन, मशीन, मनी और मटेरियल को अरेंज करने के प्रोसेस को ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। सो ऑर्गेनाइजिंग एवरीवन, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द रिसोर्सेज मैन, मशीन, मनी, मटेरियल। सर मैन, मशीन, मनी, मटेरियल, इन सभी चीजों को अरेंज करने के प्रोसेस को ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। सर जी क्या हुआ था? प्लानिंग में हम लोगों ने प्लान्स बनाए थे कि ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, कैसे हम लोग उसको करने वाले हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब प्लानिंग में प्लान्स बनाए गए। अब जो प्लान्स अपने आप तो अचीव होंगे नहीं, कुछ ना कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, कुछ रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, तो उन रिसोर्सेज को अरेंज करने का ऑर्गेनाइजिंग में होता है। प्लानिंग में प्लान बनाते हैं, उसको अरेंज करने के लिए रिसोर्सेज जो चाहिए, उन रिसोर्सेज को अरेंज करने का काम जो है बाल को हम लोग कहां करते हैं? ऑर्गेनाइजिंग में करते हैं। ठीक है जी, डन है क्या? डन है क्या? चलिए सर फिर एक बार डेफिनेशन लिख लें। डेफिनेशन लिख लेंगे गाइस, चलिए जल्दी से लिख लेते हैं बाल को। ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन यहां पर, ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ arranging the resources. Organizing is the process of arranging the resources, that is 4M. 4M मतलब man, machine, money and material. सो भैया मैन, मशीन, मनी, मटेरियल को अरेंज करने के प्रोसेस को ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं गाइस। ठीक है जी, मैन, मशीन, मनी, मटेरियल। क्या बोला भैया मैंने बोला मैन, मशीन, मनी, मटेरियल को, इन सभी रिसोर्सेज को जहां पर अरेंज किया जाएगा, जहां पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा, उसे हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। तो ध्यान रखना, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर रिसोर्सेज को अरेंज किया जाता है सर।
ऑर्गेनाइजिंग के अंदर बाल को रिसोर्सेज को अरेंज किया जाता है, जो जो भी चीजें लगेंगी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए उन सभी चीजों को अरेंज किया जाता है। सो ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग रिसोर्सेस। ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द रिसोर्सेस। तो रिसोर्सेस को अरेंज करना ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। चलिए सर, तो देखो बाल को यहां पर एक और डेफिनेशन दे रखी है, डेफिनेशन हम लास्ट में पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ी सी ना टेक्निकल डेफिनेशन है, तो पहले सारे टेक्निकल वर्ड्स सीख जाएं, उसके बाद ये डेफिनेशन लास्ट में देख रहे होंगे हम लोग। चलो अब बात करते हैं सर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस की। तो पहले तो ये बताओ, क्लियर हो गया ऑर्गेनाइजिंग का मतलब? सर रिसोर्सेज को अरेंज करना जो हमें चाहिए, किस लिए? ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए उन रिसोर्सेज को अरेंज करना इज नोन एज ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सर जी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस की। तो देखो यार, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है जी। तो सुनना और समझना बड़े ध्यान से। सर अब जैसे मान लीजिए कि सर शादी का प्लान है, किसी की शादी का प्लान है सर, ठीक है जी। तो प्लानिंग के अंदर वो सारी चीजें हो चुकी हैं, व्हाट टू डू शादी, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, हु इज टू डू इट, वो सारी प्लानिंग बाल को हम लोग कर चुके हैं। हमें क्या पढ़ना है सर? ऑर्गेनाइजिंग में उस शादी को अरेंज करना है, उसके लिए रिसोर्सेज को अरेंज करना है। सर रिसोर्सेज को अरेंज करने के लिए सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि काम क्या क्या है ना। तो पहला स्टेप क्या होता है सर? पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। द फर्स्ट स्टेप इज गाइस आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क, लिख लो पहले, है ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क। तो सबसे पहले हम लोग जैसे मान लीजिए भैया अगर मुझे रिसोर्सेज को अरेंज करना है, तो रिसोर्सेज को अरेंज करने के लिए पहले मुझे ये देखना पड़ेगा, ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सर कि मुझे काम क्या करना है, किस काम के लिए रिसोर्सेज अरेंज करूं। सर फेरे के लिए, सर मंगनी के लिए, मतलब वो जो रिंग सेरेमनी होती है, सर संगीत के लिए, सर कॉकटेल पार्टी के लिए। तो कहने का मतलब क्या है सर? कहने का मतलब ये है कि पहले हमें काम को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग ही तो रिसोर्सेज अरेंज होंगे। तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का पहला स्टेप क्या है सर? आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क। लेकिन बाल को ये जो हेडिंग है मैंने अधूरी लिखी। तो काम को आइडेंटिफाई करना और आइडेंटिफाई के साथ साथ उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। सर पिछले चैप्टर मैंने आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर बताया भी था, पहला प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क। काम को डिवाइड करके चलेंगे तो स्पेशलाइजेशन मिलेगा सर, ठीक है। तो हमें क्या करना है जी? काम को आइडेंटिफाई करना और हैंड टू हैंड उसे डिवाइड भी करना है। तो आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर बाल को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं जी? काम को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है जी, क्या हमें काम करना है, और उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। किस लिए? ताकि हमें एक बेनिफिट मिले, और उस बेनिफिट का नाम क्या है? स्पेशलाइजेशन। उस बेनिफिट का नाम क्या है मेरे भाई? स्पेशलाइजेशन। तो स्पेशलाइजेशन के फायदे के लिए हमने क्या किया? काम को आइडेंटिफाई किया और हैंड टू हैंड उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते गए, ठीक है बाल को? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? सो द फर्स्ट स्टेप इन द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। आगे बढ़ते हैं सर। देखो ये लिखा हुआ, तो हमने काम को आइडेंटिफाई किया और हैंड टू हैंड उसे डिवाइड किया। सच इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क टू बी डन इनटू स्पेसिफाइड एक्टिविटीज कॉल्ड जॉब्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रीवियसली डिटरमाइंड प्लान। तो जो भी हमारा प्लान है उस प्लान के अकॉर्डिंग बाल को हम लोग क्या करेंगे? काम को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। सो वी विल आइडेंटिफाई द वर्क एज पर प्लान। तो प्लान के अकॉर्डिंग बाल को काम को आइडेंटिफाई किया जाएगा। डन, ठीक है जी। बाय डिवाइडिंग द वर्क द बर्डन ऑफ वर्क कैन बी शेयर्ड अमंग द एम्प्लॉयज। तो हमने डिवाइड इसलिए किया था कि काम जो है बढ़ जाए, शेयर हो जाए, जो बर्डन है काम का वो शेयर हो जाएगा, इस, ठीक है। इससे क्या फायदा मिलता है मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं सर, इससे हमें स्पेशलाइजेशन मिलता है गाइस। ओके ओके विवान, चलिए अब सर हमने क्या किया सर? पहले स्टेप में हमने काम को आइडेंटिफाई कर लिया, उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब क्या करना है सर? अब जो भी काम हमने आइडेंटिफाई किए हैं, सुनना बड़े ध्यान से, कि शादी के अंदर हमने जो भी काम आइडेंटिफाई किए हैं उन सबका एक ग्रुप बनाओ। और ग्रुप कैसे बनाओ? एक जैसे दिखने वाले कामों के ग्रुप बनाओ। अब जैसे मान लो खाना पीना, खाने पीने का एक अलग ग्रुप बना दो। खाने पीने में क्या क्या चाहिए, क्या क्या लगेगा। सर गाना बजाना, गाने बजाने का एक अलग ग्रुप बना दो सर। सर डेकोरेशन, टेंट वगैरह, लाइटिंग वगैरह, फ्लावर्स वगैरह, उसका एक अलग ग्रुप बना दो सर। मार्केट से जो सामान आएगा उसका एक अलग ग्रुप बना दो सर। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं सर? मैं कर रहा हूं सर ग्रुपिंग। सर मैं क्या कर रहा हूं? ग्रुपिंग। किसकी?
सर मैं ग्रुपिंग कर रहा हूं सिमिलर नेचर टास्क की, सिमिलर नेचर टास्क की। सर मतलब ये कि हमने जो भी काम आइडेंटिफाई किए पहले स्टेप में गाइस, हम लोगों ने जो भी काम आइडेंटिफाई किए उसमें से काम को इकट्ठा कर करके एक जैसे दिखने वाले कामों के मैंने क्या कर दिए सर जी, अलग अलग ग्रुप बना दिए। तो मैं कर क्या रहा हूं सर सेकंड स्टेप के अंदर, सर जी मैं ग्रुप बना रहा हूं किसका, सिमिलर नेचर टास्क का। तो ग्रुपिंग द सिमिलर नेचर टास्क एंड कन्वर्टिंग them into the larger units। सर मैं उन्हें लार्जर यूनिट्स में कन्वर्ट कर रहा हूं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंट्स। सर आपने तो कुछ कन्वर्ट नहीं किया तो कर देते हैं। सर खाने पीने की आइटम्स केटरिंग डिपार्टमेंट, सर गाने बजाने की आइटम साउंड एंड म्यूजिक डिपार्टमेंट, सर सजाने की आइटम डेकोरेशन डिपार्टमेंट, मार्केट से सामान आएगा शॉपिंग डिपार्टमेंट। तो मैं क्या कर रहा हूं सर, मैं ग्रुपिंग कर रहा हूं सिमिलर नेचर टास्क की, फिर उसे कन्वर्ट कर रहा हूं लार्ज यूनिट्स में। इन लार्ज यूनिट्स को हम लोग डिपार्टमेंट्स कहते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को मेरे भाई डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को मेरे भाई डिपार्टमेंटलाइजेशन या फिर इसको हम लोग डिपार्टमेंटेशन कहते हैं। ठीक है जी। सो डिपार्टमेंटलाइजेशन या फिर डिपार्टमेंटेशन। अब बड़े सुनना बड़े ध्यान से गाइस। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिपार्टमेंटेशन? तो मेरे भाई डिपार्टमेंटलाइजेशन या फिर डिपार्टमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द सिमिलर नेचर टास्क, प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द similar nature tasks and converting them into the larger units. These larger units are known as departments and the whole process is known as departmentalization. Guys, clear है? Everyone clear हो गया क्या? जल्दी बताइए प्लीज। Is it clear? Is it clear everyone? बहुत बढ़िया। चलिए, तो हमने क्या किया सर, पहले स्टेप में काम को आइडेंटिफाई किया, उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया ताकि हमें स्पेशलाइजेशन मिल सके। उसके बाद हमने जो काम आइडेंटिफाई किए थे उनके ग्रुप्स बनाने शुरू किए जो एक जैसे दिखते थे। जो भी काम एक जैसे दिखते थे हमने उनके ग्रुप्स बनाने शुरू किए, और इस ग्रुप्स बनाने के बाद हमने उन्हें कन्वर्ट कर दिया लार्जर यूनिट्स में। इन लार्जर यूनिट्स को हम लोग डिपार्टमेंट्स कहते हैं, और इस प्रक्रिया को डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। डन एवरीवन? चलिए सर थर्ड स्टेप पे आते हैं सर। तो थर्ड स्टेप इज बाल को असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज? सर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज जो है ना हमारा थर्ड स्टेप है एवरीवन। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज इज आवर थर्ड स्टेप। सर हमारा थर्ड स्टेप है, इसमें है क्या, चीजें समझने वाली क्या है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर काम सौंपेंगे सर। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं सर गाइज, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज के अंदर हम लोग काम सौंपने वाले हैं आप लोगों को। तो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज के अंदर क्या होता है सर, काम सौंपा जाता है टू द एम्प्लॉइज। सर एम्प्लॉइज को काम सौंपते हैं, लोगों को काम सौंपते हैं एज पर स्किल्स नॉलेज टैलेंट के हिसाब से। स्किल्स नॉलेज टैलेंट क्रिएटिविटी के हिसाब से हम काम सौंपेंगे। सर हमने डिपार्टमेंट्स बनाए थे सर। केटरिंग डिपार्टमेंट था सर, उसमें सब्जी बनाने वाला भी होगा, सब्जी काटने वाला भी होगा। तो सब्जी काटेगा कौन, सब्जी बनाएगा कौन? ठीक है जी। तो हम क्या कर रहे हैं सर, आपकी स्किल्स नॉलेज टैलेंट क्रिएटिविटी के हिसाब से आपको काम सौंप रहे हैं। सो द थर्ड स्टेप इन द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू स्किल्स knowledge talent creativity and competency etc. डन एवरीवन? तो ये तीन स्टेप हो गए। सबसे पहले हमने क्या किया, काम को आइडेंटिफाई किया और उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। डिवीजन ऑफ वर्क। फायदा क्या मिला, स्पेशलाइजेशन। उसके बाद हमने जो भी काम आइडेंटिफाई किया था उनके ग्रुप्स बनाने शुरू कर दिए, एक जैसे दिखने वाले कामों के ग्रुप्स बना दिए, और उन ग्रुप्स को हम लोगों ने लार्जर यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया। दीज लार्जर यूनिट्स आर नोन एज डिपार्टमेंट्स एंड द होल प्रोसेस इज नोन एज डिपार्टमेंटलाइजेशन। उसके बाद गाइज थर्ड स्टेप इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज।
सर द थर्ड स्टेप इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एंड असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज के अकॉर्डिंग क्या होता है गाइस, इसके अंदर हम लोग जो है काम सौंपते हैं, हम लोग जो है गाइस काम सौंपते हैं अकॉर्डिंग टू स्किल्स, नॉलेज, टैलेंट, क्रिएटिविटी, कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है गाइस योग्यता, तो आपकी योग्यता आपके टैलेंट के अनुसार आपको काम सौंपा जाएगा। क्लियर हो गया बाल को? तीनों स्टेप जल्दी से बता दो एक बार एवरीवन, ये तीनों स्टेप क्लियर होगा या आगे बढ़ जाएं क्या? जल्दी बताइए। बिल्कुल सर, सर जी तीनों स्टेप हमारे बिल्कुल क्लियर हो गए भैया। अगर क्लियर हो गए तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। सर द फोर्थ स्टेप इज, अब देखो बाल को हमने डिपार्टमेंट्स बना दिए, डिपार्टमेंट्स बनाने के बाद काम भी सौंप दिया, लेकिन उन डिपार्टमेंट्स के बीच में सर एक रिलेशनशिप होना चाहिए, वरना हर एक डिपार्टमेंट सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के गोल को अचीव करने के बारे में सोचेगा। सर इन डिपार्टमेंट्स के बीच में एक रिलेशनशिप होना चाहिए, वरना हर डिपार्टमेंट सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के गोल को अचीव करने के बारे में सोचेगा। ठीक है जी बाल को? तो फोर्थ क्या होता है मेरे भाई? द फोर्थ वन इज establishing reporting relationship बाल को। Establishing reporting relationship is the last step। सर जी क्या बोला मैंने? Establishing reporting relationship is the last step in the organizing process। सर जी organizing process का, हाँ जी क्या बोला सर मैंने बोला ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का जो लास्ट स्टेप है मेरे भाई वो है एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। द लास्ट स्टेप इन द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इज एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ठीक है जी। इसके अंदर क्या होता है सर, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में हम लोग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बनाते हैं कि तेरा काम पूरा हो जाए तू रिपोर्ट कर दियो, तेरे को ऑर्डर लेना हो तो इससे ले लियो, है ना। तो सारे डिपार्टमेंट्स में आपस में क्या चाहिए सर? कोऑर्डिनेशन चाहिए सर, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप चाहिए सर, तभी तो ये लोग रिपोर्ट करेंगे दूसरे को, वरना ये लोग क्या करेंगे? सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के गोल को अचीव करने की कोशिश करेंगे। अब मेरे डिपार्टमेंट गोल अचीव हो रहा है, इसका नहीं हो रहा, मुझे क्या मतलब? मुझे मतलब ही नहीं है, इससे मामला खराब होता है। ठीक है सर, कैसे रिपोर्टिंग रिलेशनशिप कैसे अचीव होगा? तो भैया रिपोर्टिंग रिलेशनशिप अचीव करने के लिए इन दोनों में से किसी भी एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लो आप। सर रिपोर्टिंग रिलेशनशिप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में रिपोर्टिंग रिलेशनशिप अगर स्टेब्लिश करना है तो क्या करिए सर? इनके बीच में सर जी इन दोनों में से किसी भी एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लो, आपका रिपोर्टिंग रिलेशनशिप तैयार हो जाएगा। सर क्या है वो? तो पहला, हु विल रिपोर्ट टू होम, हु विल रिपोर्ट टू होम। सर कौन किसको रिपोर्ट करेगा सर? ठीक है जी, तो हु विल रिपोर्ट टू होम, ये पहला स्टेप हो गया मेरे भाई। ठीक है, तो स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्या है जी? इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप इज द फर्स्ट स्टेप इन द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, सॉरी लास्ट स्टेप इन द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस गाइस। ठीक है जी, तो स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप जो है लास्ट स्टेप होता है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का, जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट जो हमने बनाए हैं, डिफरेंट लोग जो हमने बिठाए हैं, इन सबके बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगे। कैसे? इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लो कि कौन किसका रिपोर्ट देगा, कौन किसको रिपोर्ट देगा। अगर ये हमने ढूंढ लिया तो हमारा काम हो गया। या फिर फ्रॉम होम द पर्सन विल गेट ऑर्डर। सर बंदे को ऑर्डर किससे मिलेंगे, कहां से मिलेंगे? तो ये पहला तो सर जी कौन किसको रिपोर्ट करेगा, दूसरा आपको ऑर्डर कहां से मिलेंगे। ठीक है जी, सो हु विल रिपोर्ट टू होम या फिर फ्रॉम होम यू विल गेट ऑर्डर्स, तो आपको ऑर्डर्स कहां से मिलेंगे। ठीक है जी, आप रिपोर्ट किसको करोगे? इन दोनों में से किसी भी एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लोगे ना तो आपकी कंपनी में रिपोर्टिंग रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाएगा। तो इन टोटल बाल को कितने स्टेप थे सर? 4 स्टेप थे। पहले स्टेप में हमने काम को आइडेंटिफाई किया, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, बेनिफिट मिला स्पेशलाइजेशन का। दूसरे स्टेप में सर एक जैसे दिखने वाले कामों के ग्रुप्स बनाए, उन ग्रुप्स को बाल को हम लोग डिपार्टमेंट्स कहते हैं और उस पूरी प्रक्रिया को डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। सर तीसरे स्टेप में हमने क्या किया सर?
काम को असाइन किया अकॉर्डिंग टू स्किल्स, नॉलेज, टैलेंट, क्रिएटिविटी। सर द लास्ट वन इज एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। सर इन सबके बीच में क्या किया गया भैया, इन सबके बीच में एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया गया ताकि ये देखा जा सके कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको ऑर्डर लेगा, वरना सब लोग अपने अपने डिपार्टमेंट के बारे में ही सोचेंगे, एक दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे। सर ये कैसे पॉसिबल होगा? सो इन दोनों में से किसी भी एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लोगे तो आपकी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप स्टैब्लिश होने लगेगी। ठीक है सर, हु विल रिपोर्ट टू होम, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, या फिर आपको ऑर्डर किससे मिलेंगे। ठीक है जी, डन एवरीवन। हाँ जी गाइस, डन एवरीवन। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाएं क्या? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क हो गया मेरे भाई। डिपार्टमेंटलाइजेशन याद है ना, एक जैसे दिखने वाले कामों के ग्रुप्स बनाए थे और उनको डिपार्टमेंट्स कहते हैं। एंड दिस डिपार्टमेंट्स प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिपार्टमेंट इज नोन एज डिपार्टमेंटलाइजेशन। पढ़ के देखते हैं मेरे भाई। आफ्टर एस्टेब्लिशिंग एंड डिवीजन ऑफ वर्क, द नेक्स्ट स्टेप इज ग्रुपिंग द सिमिलर नेचर ऑफ जॉब्स एंड एक्टिविटीज इनटू द लार्जर यूनिट्स। These larger units are known as departments and this grouping process is known as departmentalization. क्लियर है? क्लियर है क्या? सर आपने जो पढ़ा है वही लिखा है सैम टू सैम। हाँ जी बाल को सैम टू सैम लिखा हुआ है, सैम टू सैम, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। सर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज में क्या होता है? काम सौंपा जाता है अकॉर्डिंग टू स्किल्स, नॉलेज, टैलेंट, एफिशिएंसी, है ना। एक बार देख लेते हैं सर। After making department, the next step is assignment of duties to the members of each department. हर डिपार्टमेंट के लोगों को काम सौंपा जाएगा। Duties should be assigned according to skills and efficiency. तो आपकी skills, knowledge, talent, efficiency के अनुसार आपको काम सौंपा जाएगा। Assignment of duties. अगला क्या है जी? सर establishing reporting relationship। क्या है नेक्स्ट वन गाइस? इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। सर क्या करेंगे जी? अलग अलग लोगों को रिपोर्ट करेंगे सर, है ना। क्या किया था? दो में से एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करी थी। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में क्या होना चाहिए सर? डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में सर रिपोर्टिंग रिलेशनशिप होनी चाहिए, अदरवाइज सब लोग सिर्फ अपने डिपार्टमेंट्स के बारे में सोचेंगे। सो मेरे लिए सिर्फ, मेरे लिए का मतलब होता है मेरे भाई सिर्फ अलोकेशन ऑफ जॉब इज नॉट इनफ। सिर्फ काम को बांटना ही काफी नहीं है। Each individual should also know from whom he has to take orders, उसे ऑर्डर किससे लेने हैं, and to whom he is accountable, किसके लिए अकाउंटेबल है। It helps in coordination among various departments। ये बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करने में हेल्प करेगा। हाँ जी भाई, क्लियर हो गया क्या? जल्दी बताना। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस बिल्कुल डिटेल में वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल, कीवर्ड्स के साथ क्लियर हो गया क्या? हाँ जी भैया, क्लियर हो गया क्या? बिल्कुल सर जी, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया भैया। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये बाल को हमारा पहला स्टेप एस्टैब्लिशिंग आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा डिपार्टमेंटलाइजेशन, तीसरा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, चौथा एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। चलिए अब बात करते हैं मेरे भाई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। क्या होता है मेरे भाई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? तो मेरे भाई बड़े ध्यान से सुनना प्लीज, बातों को समझना चाहिए और गहराई तक जाना चाहिए। सर जो भी हम लोग काम करते हैं एक दायरे के अंदर करते हैं, बोलो हाँ कि ना? बिल्कुल सही बात है सर। हम लोग जितने भी काम करते हैं गाइस एक दायरे के अंदर करते हैं। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन के भी जितने काम होते हैं वो एक दायरे के अंदर ही होते हैं गाइस। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के भी जितने काम होते हैं वो एक दायरे के अंदर होते हैं, बल्कि उसे भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो स्ट्रक्चर का मतलब होता है मेरे भाई शेप। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है मेरे भाई? शेप होता है। ठीक है, तो वैसे अगर मैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब पूछूं तो भैया ऑर्गेनाइजेशन की शेप। भाई किसी भी स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया? शेप हो गया। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन की शेप। ठीक है, तो क्या बोलूंगा मेरे भाई? मैं बोलूंगा द शेप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन as organizational structure, सर ऑर्गेनाइजेशन की शेप को हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। सर एक और टेक्निकल डेफिनेशन में आपको दे देता हूं गाइस। ठीक है, देखो भैया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वो दायरा होता है जिस दायरे के अंदर सारे मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। सर वो दायरा
जिस दायरे के अंदर सारे मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है इसके है जी, एक दायरा है, देखो ये लिखी डेफिनेशन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज द फ्रेमवर्क, एक दायरा विद इन विच आर द मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म। तो भैया जिस दायरे के अंदर, जिस सीमा रेखा के अंदर सारे मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल टास्क परफॉर्म किए जाएंगे, जिस दायरे और जिस सीमा रेखा के अंदर सारे मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल टास्क परफॉर्म किए जाएंगे, उस दायरे को, उस सीमा रेखा को हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, सो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज द दायरा विद इन विच ऑल मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म्ड। ठीक है जी, अच्छा जी। तो जो स्ट्रक्चर होता है तो ध्यान से देखिए, द स्ट्रक्चर इज नैरो फ्रॉम टॉप एंड वाइडर फ्रॉम बॉटम। सर नैरो फ्रॉम टॉप, वाइडर फ्रॉम बॉटम, देखिए प्लीज डायग्राम को देखो सर, नैरो फ्रॉम टॉप, वाइडर फ्रॉम बॉटम, एवरीवन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज नैरो फ्रॉम टॉप, वाइडर फ्रॉम बॉटम। क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है सर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है गाइस कुछ इस तरह का देखने को मिलता है गाइस। ठीक है, तो ये जो है गाइस हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है। ओके, चलिए सर अब आते हैं सर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किसके बेसिस पे बनता है? तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। कोई आपसे पूछे कि सर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किस चीज के बेस पे बनता है? सो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। क्या बोला मैंने बोला स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट होता है मेरे भाई। ठीक है, ओके, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के बेसिस पर क्रिएट होता है। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट? तो भैया कितने सब, जैसे मान लो बालको मैं यहां पर 1000 बच्चे को अच्छे से पढ़ा रहा हूं, समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर। तो मेरा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है? 1000 बच्चे। सिमिलरली एक मैनेजर कितने सबऑर्डिनेट्स को अच्छे से मैनेज करता है? एक मैनेजर एक सुपीरियर कितने सबऑर्डिनेट्स को अच्छे से मैनेज करता है? इसे बोलते हैं मेरे भाई स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। सो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय अ सुपीरियर। सर कितने जो सुपीरियर जो है कितने सबऑर्डिनेट्स को अच्छे से मैनेज कर लेगा? नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय अ सुपीरियर। Number of subordinates that can be effectively managed by a superior is known as span of management. ठीक है जी, ओके। तो एक सुपीरियर कितने सबऑर्डिनेट्स को अच्छे से मैनेज कर लेता है, इसे बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर हो गया? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया तो अब सर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो वो कितने टाइप्स के होते हैं? सर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। द फर्स्ट वन इज functional structure, the second one is divisional structure. सर फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है? हाँ जी सर जी, फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है? तो भैया फंक्शंस के बेसिस पर मेजर फंक्शंस के बेसिस पर जो स्ट्रक्चर क्रिएट होगा दैट स्ट्रक्चर विल बी नोन एज फंक्शनल स्ट्रक्चर। और सर मेजर प्रोडक्ट्स के बेसिस पर जो स्ट्रक्चर क्रिएट होगा उसे बोलते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। तो याद रखना बाल को, स्ट्रक्चर जो हैं वो 2 तरह के होते हैं। फंक्शंस के बेस पर जो स्ट्रक्चर क्रिएट हो फंक्शनल, प्रोडक्ट के बेस पर जो स्ट्रक्चर क्रिएट हो डिविजनल। क्लियर है क्या? द स्ट्रक्चर विच इज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ मेजर फंक्शन इज नोन एज फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड द स्ट्रक्चर विच इज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ मेजर प्रोडक्ट्स इज नोन एज डिविजनल स्ट्रक्चर गाइस। ठीक है, क्लियर है? आगे ध्यान से पढ़िए भैया। अब जैसे मान लो सर मेजर फंक्शंस का मतलब क्या हो, मुझे एक बार बस ये बता दो, उसके बाद मुझे समझ में आ गया। तो मेजर फंक्शन मतलब कंपनी में मेजर फंक्शन क्या होते हैं? प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, है ना, परचेज, सेल्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो जितने भी कंपनी के अंदर फंक्शंस हैं, अगर क्वेश्चन के अंदर उन फंक्शंस का जिक्र हो तो आंसर विल बी फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है जी, ओके। देखिए प्लीज, इन फंक्शनल स्ट्रक्चर एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड एंड डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ
specific function on the basis of major functions. Major functions like sales, production, marketing, HR. ठीक है, डन, क्लियर, क्लियर है। चलिए सर, सर फंक्शनल स्ट्रक्चर एक बार जो है बना के और देख लेते हैं सर कैसा दिखता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो टॉप पर होते हैं मेरे भाई शेयर होल्डर्स, टॉप पर होते हैं शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स के नीचे होते हैं जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नीचे होते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर्स, उसके नीचे मेरे भाई 4 फंक्शंस, चार मेजर फंक्शन बाल को एक बार देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं भैया। ठीक है, तो 4 फंक्शन मैंने बता दिए, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस और एचआर। एचआर मतलब मेरे भाई ह्यूमन रिसोर्स होता है। तो आप स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो सर जो ये पूरा स्ट्रक्चर है वो किसके बेस पे बना हुआ है? सर स्ट्रक्चर बिल्कुल सही चल रहा था। मेजर हमने कैटेगराइज किसके बेस पे किया? फंक्शंस के बेस पे किया। तो जो स्ट्रक्चर ग्रुप्ड और डिपार्टमेंट जब क्रिएट किए जाएंगे फंक्शंस के बेसिस पर, दैट स्ट्रक्चर विल बी नोन एज द फंक्शनल स्ट्रक्चर गाइस। ठीक है जी, ओके। तो मार्केटिंग में क्या क्या आएगा मेरे भाई? मार्केटिंग में आ गया आपका सेल्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है मेरे भाई ध्यान से देखोगे अगर आप, तो ये मेजर फंक्शंस के बेस पे क्रिएट हो रहा है, और जो स्ट्रक्चर फंक्शंस के बेस पे क्रिएट होता है उसे हम लोग फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं। डन, क्लियर। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। पहला ही स्पेशलाइजेशन। कौन सी स्पेशलाइजेशन? जब हम लोग फंक्शनल स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, फंक्शंस के बेसिस पर स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, तो ऑब्वियसली हम लोगों को फंक्शनल स्पेशलाइजेशन देखने को मिलेगा। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, या फिर इसको कोई बुक के अंदर ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन भी लिखा हुआ है। कई बुक के अंदर बाल को इसे ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन भी लिखा हुआ है। मतलब सर देखो, अब अगर मैं फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात करूं, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फंक्शंस किसके बेस पे क्रिएट हो रखे हैं सर? फंक्शंस क्रिएट हो रखे हैं फंक्शंस के बेसिस पर। प्रोडक्शन के अंदर सिर्फ प्रोडक्शन 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 की बातें हो रही हैं। मार्केटिंग के अंदर सिर्फ मार्केटिंग वाले लोग हैं, मार्केटिंग की बातें हो रही हैं। फाइनेंस के अंदर सिर्फ फाइनेंस वाले लोग हैं, फाइनेंस की बातें हो रही हैं। तो ऑब्वियसली क्या होगा जी, वहां पर हमें एक स्पेशलाइजेशन देखने को मिलेगा, एंड दैट स्पेशलाइजेशन इज नोन एज फंक्शनल और ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। अगला है जी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो मेरे भाई अच्छा कंट्रोल, अच्छा कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि हमने डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शंस। फंक्शंस के अकॉर्डिंग अगर डिपार्टमेंट्स क्रिएट करेंगे तो ऑब्वियसली हर डिपार्टमेंट के अंदर सिमिलर फंक्शंस होंगे और उसके अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। ठीक है, अगला है जी एफिशिएंसी बढ़ती है यार, स्पेशलाइजेशन होगी तो स्पेशलाइजेशन की वजह से एफिशिएंसी बढ़ेगी। एफिशिएंसी का मतलब याद है चैप्टर 1 में मैंने पढ़ाया था, याद है कि नहीं? चैप्टर 1 के अंदर मैंने आप लोगों को एफिशिएंसी का मतलब बताया था। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है जी? एफिशिएंसी का मतलब होता है पर यूनिट कॉस्ट का इंक्रीज होना। सर एफिशिएंसी मींस पर यूनिट कॉस्ट का इंक्रीज होना, उसे बोलते हैं जी एफिशिएंसी। ठीक है, क्या बोलते हैं सर? उसे एफिशिएंसी बोलते हैं। तो इंक्रीज एफिशिएंसी। अगला मिनिमम कॉस्ट। तो मेरे भाई कॉस्ट जो है पर यूनिट, अब एफिशिएंसी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी तो कॉस्ट कम होगी। ठीक है, तो बेसिकली फंक्शनल स्ट्रक्चर क्रिएट करने की वजह से एफिशिएंसी बढ़ती है और कॉस्ट कम होती है। अगला प्रॉपर अटेंशन। भैया हम लोग जो है प्रॉपर अटेंशन दे पाते हैं गाइस, हम लोग जो है क्या कर पाते हैं? प्रॉपर अटेंशन दे पाते हैं। किसको दे पाते हैं प्रॉपर अटेंशन? सर जी जो लोग भी काम कर रहे हैं, मान लो प्रोडक्शन वाला है तो प्रोडक्शन के अंदर बहुत सारे लोग प्रोडक्शन के हैं, बहुत सारे ब्रांचेस प्रोडक्शन की हैं, तो हर फंक्शन जो है वो एक पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट के अंडर काम कर रहा है। अलग अलग फंक्शंस के अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, तो इससे हर डिपार्टमेंट को प्रॉपर अटेंशन देना अच्छा हो पाता है, पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, अगला है सर ईज इन ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देना भी आसान होता है। क्यों? जैसे मान लो आपकी अकाउंट्स अच्छी है,
अगर आपके अकाउंट्स अच्छी है तो कहां भेजूं आपको? सर फाइनेंस में भेज देता हूं, है ना। अगर आप बोलने में अच्छे हो तो सेल्स में भेज देता हूं। तो मैं आपको ट्रेनिंग भी दे पा रहा हूं, कैसे? क्योंकि मैंने हर फंक्शन के हिसाब से डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं। तो आप जिस भी एरिया में एक्सपर्ट होंगे, मैं आपकी ट्रेनिंग उस डिपार्टमेंट में डाल के आपको ट्रेन करवा दूंगा। कि अगर मान लो आपकी अकाउंट्स अच्छी है और फाइनेंस में तो सारे अकाउंट्स वाले होंगे, तो उनके साथ रहोगे, उठोगे, बैठोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, काम करोगे, तो क्या हो जाओगे? ट्रेन हो जाओगे। ठीक है जी, डन है जी, क्लियर है क्या? ठीक, डन, क्लियर। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो लिमिटेशन ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, लैक ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। हाँ जी सर, लैक ऑफ कॉमन इंटरेस्ट मतलब सर जी कॉमन इंटरेस्ट नहीं होता। कॉमन इंटरेस्ट मेरे भाई नहीं होता है, लैक ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है मेरे भाई। इसका क्या मतलब हुआ जी? इसका मतलब सिंपल सिंपल ये हुआ कि हर कोई जो है, हाँ जी गाइस, हर कोई जो है सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है। डिमेरिट है ये। अभी मैं बताओ, प्रोडक्शन वाले के टारगेट पूरे हो रहे हैं, मार्केटिंग वाले के नहीं हो रहे, तो प्रोडक्शन वाले को कोई चिंता है? नहीं सर, भाई मेरे डिपार्टमेंट के तो हो रहे हैं ना, तो मुझे मेरे डिपार्टमेंट से मतलब है। तो स्ट्रक्चर क्रिएट करने से वजह से क्या होता है? स्ट्रक्चर क्रिएट करने की वजह से हर डिपार्टमेंट सिर्फ अपने टारगेट्स के बारे में सोचता है, अपने गोल्स के बारे में सोचता है, और जो कॉमन इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं छूट जाता है गाइस। कॉमन इंटरेस्ट जो है मेरे भाई कहीं ना कहीं वो छूट जाता है, लैक ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। अगला क्या है जी? प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन। सर कोऑर्डिनेशन के अंदर भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है मेरे भाई। देयर इज अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन द कोऑर्डिनेशन मेरे भाई। ठीक है, तो प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन गाइस, कोऑर्डिनेशन में आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी और ज्यादा देखने को मिलेगी। बहुत सारी प्रॉब्लम जो है कोऑर्डिनेशन के अंदर होती है। सर क्यों? क्योंकि देखो मैंने फिर बोला ना कि अगर मैं, अच्छा एक बात ध्यान रखना, प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन किसके अंदर? विद इन अ डिपार्टमेंट, नहीं आउटसाइड द डिपार्टमेंट, आउटसाइड द डिपार्टमेंट। देखो अगर मैं प्रोडक्शन वाला हूं, अगर मैं प्रोडक्शन वाला हूं तो मेरे लिए कोऑर्डिनेशन करना आसान है, क्योंकि प्रोडक्शन वाले आपस में समझेंगे एक दूसरे की, है ना। प्रोडक्शन के अंदर जितने भी सब डिपार्टमेंट्स होंगे उनका आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। लेकिन प्रोडक्शन वाले का फाइनेंस वाले से कोऑर्डिनेशन इजी नहीं होगा, प्रॉब्लम होगी कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करने में। सब प्रोडक्शन वाले का सेल्स वाले से सब प्रॉब्लम होगी कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करने में। सब प्रोडक्शन वाले का मार्केटिंग वाले से सर जी प्रॉब्लम होगी कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करने में। तो क्या बोला भैया मैंने? प्रॉब्लम होती है कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करने में। कब? जब हम लोग एक डिपार्टमेंट के बाहर कोऑर्डिनेशन की बातें करते हैं। अगर मान लो प्रोडक्शन वाले के अंदर ही कोऑर्डिनेशन की बात करोगे तो इजी है। अगर फाइनेंस के अंदर, मान लो फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात करूं और फाइनेंस के अंदर कोऑर्डिनेशन करने की बात करूं तो इजी है। लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन करने में प्रॉब्लम होती है गाइस। ठीक है जी, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन करने में गाइस प्रॉब्लम होती है। डन, डन एवरीवन, ओके। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सर जी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। तो देखो लड़ाई झगड़े होंगे सर जी, प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, लड़ाई झगड़े होंगे मेरे भाई। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? देखो हर बार जो है लड़ाई झगड़े देखने को मिलते हैं, क्योंकि देखो हर डिपार्टमेंट आपस में एक दूसरे को ब्लेम करता है। हर डिपार्टमेंट आपस में एक दूसरे को मेरे भाई ब्लेम करते हैं। तो क्या होता है जी? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लड़ाई झगड़े देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला है जी इनफ्लेक्सिबिलिटी। देखो यार इनफ्लेक्सिबिलिटी क्यों होती है? जैसे मान लो प्रोडक्शन में लॉस हो रहा है, तो क्या हम प्रोडक्शन को बंद कर सकते हैं क्या? नहीं सर, प्रोडक्शन की वजह से लॉस हो रहा है तो हम प्रोडक्शन को बंद नहीं कर सकते। मान लो प्रोडक्शन बंद कर दिया, मार्केटिंग फाइनेंस अच्छा चलने दो, नहीं सर ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रोडक्शन को हम बंद करके मार्केटिंग एचआर और ये सब चीज चलने नहीं दे सकते। बंद होगा तो सारे बंद होंगे, नहीं होगा तो कोई सा बंद नहीं होगा। तो फ्लेक्सिबल नहीं है चेंजेस करना फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर। याद रखना, फंक्शनल स्ट्रक्चर में फ्लेक्सिबल नहीं होता चीजों को चेंज करना। ठीक है, तो इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है मेरे भाई। अब बात करते हैं सर जी डिविजनल स्ट्रक्चर की। तो याद है बाल को मैंने बताया था, डिविजनल स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जो मेजर प्रोडक्ट्स के बेसिस पर बनाया जाता है। डिवाइडिंग द होल एंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू द मेजर प्रोडक्ट्स। तो मेजर प्रोडक्ट्स जो हम बना रहे हैं
उसके बेसिस पर हम लोग जब पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करेंगे, दैट स्ट्रक्चर विल बी नोन एज डिविजनल स्ट्रक्चर गाइस, ठीक है जी। ओके, लाइक मेटल, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक एक्सेट्रा इज नोन एज डिविजनल स्ट्रक्चर। इसे क्या बोलते हैं जी? इसे बोलते हैं मेरे भाई डिविजनल स्ट्रक्चर बोलते हैं गाइस। डन डन एवरीवन, डन 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 डन। चलिए सर, तो सर कंपनी एक है, प्रोडक्ट अलग अलग हैं। एक बार मैं डायग्राम बना के दिखा देता हूं बाल को आप लोगों को। टॉप पर हमारे शेयर होल्डर्स यहां पर भी होते हैं, शेयर होल्डर्स मेरे भाई यहां पर भी टॉप पर होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके बाद जनरल मैनेजर, उसके बाद दो प्रोडक्ट उठा लो भैया, दो प्रोडक्ट सर, कॉस्मेटिक और सर प्लास्टिक, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक। सर कॉस्मेटिक के नीचे ले लेते हैं चार चीजें, कौन कौन से? प्रोडक्शन यहां भी होगा, मार्केटिंग यहां भी होगा, फाइनेंस यहां भी होगा, एचआर यहां भी होगा, ठीक है जी। ओके, आगे बढ़ते हैं सर, इस पे आ जाओ सर। प्रोडक्शन यहां भी होगा, मार्केटिंग यहां भी होगा, फाइनेंस यहां भी होगा, एचआर यहां भी होगा, ठीक है जी। अब सर मार्केटिंग के नीचे मेरे भाई तीन चीजें हैं सर, मार्केटिंग के नीचे जो है इस तीन चीजें हैं, देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो बताया था मैंने भाई कौन कौन से? सेल्स था, एडवर्टाइजिंग था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट था। सेल्स, एडवर्टाइजिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सेल्स, एडवर्टाइजिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट गाइस। डन, क्लियर? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए सर, बिल्कुल क्लियर है। तो ये मेरे भाई क्या है जी, आपके सामने डिविजनल स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा। अगर आप ध्यान दें, पूरा स्ट्रक्चर माल को कहां पे डिवाइड हो गया? हमारे प्रोडक्ट के बेस पे डिवाइड हो गया। तो जब भी हम लोग स्ट्रक्चर को प्रोडक्ट के बेस पे डिवाइड करते हैं, जब भी हम लोग अपने स्ट्रक्चर को प्रोडक्ट के बेस पे डिवाइड करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, उसे बोलते हैं मेरे भाई डिविजनल स्ट्रक्चर। तो जब फंक्शंस के बेस पे करेंगे तो फंक्शनल स्ट्रक्चर, और जब हम लोग प्रोडक्ट के बेस पे करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई? डिविजनल स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है। डन है, क्लियर है? चलिए सर, क्लियर है तो आगे बढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर पे आते हैं भैया, फायदे पे आते हैं। क्विक डिसीजन मेकिंग गाइस, क्या बोला मैंने? क्विक डिसीजन मेकिंग। अब एक बात बताओ, तो अलग अलग प्रोडक्ट है, क्या कॉस्मेटिक वाले को अगर नया कॉस्मेटिक लॉन्च करना है तो क्या उसे प्लास्टिक वाले से पूछने की जरूरत है? नहीं सर, वो अपने आप कर सकता है, कोई इंटरप्शन नहीं होगा, कोई आपस में इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। सर प्लास्टिक वाला एक नई तरह की प्लास्टिक लॉन्च करना चाहता है, क्या उसे कॉस्मेटिक वाले से पूछने की जरूरत है? नहीं सर। तो हर एक डिवीजन जो है इंडिपेंडेंट होता है, इसीलिए क्या है जी, वहां पर क्विक डिसीजन होता है सर। हर एक डिवीजन मेरे भाई इंडिपेंडेंट होता है, इसीलिए सर जी वहां पर क्या होता है जी, क्विक डिसीजन मेकिंग होता है बाल को, ठीक है। डन है? डन है क्या? डन एवरीवन? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एवरीवन, फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना मेरे भाई बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। एवरीवन, मैंने क्या बोला? मैंने सिंपल सी बात बोली, क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। क्योंकि देखो बताओ, कॉस्मेटिक में लॉस हो रहा है, प्लास्टिक में प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या कॉस्मेटिक वाला प्लास्टिक वाले को ब्लेम कर सकता है क्या कि भैया लॉस तेरी वजह से हुआ? नहीं सर, ये कॉस्मेटिक ये प्लास्टिक दोनों अलग अलग, एक दूसरे को ब्लेम कर ही नहीं सकते। मतलब कि हम किसी को भी चाहें तो रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल ठहराना बिल्कुल आसान है, क्योंकि ये इसको ब्लेम नहीं कर सकता, ये इसको ब्लेम नहीं कर सकता, तो ही कैन हेल्ड रिस्पॉन्सिबल एंड ही कैन ऑल्सो हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। तो जो रिस्पॉन्सिबल है हम आसानी से उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी फिक्स कर सकते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जा सकती है गाइस, ठीक है। डन है। अगला है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। सर प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या हुआ मेरे भाई, कि हम लोग प्रोडक्ट को स्पेशलाइजेशन देखने को मिलता है। याद करिए, फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शनल स्पेशलाइजेशन था। हाँ जी, फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर मेरे भाई फंक्शनल स्पेशलाइजेशन था। तो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन कहां होगा? डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। डन।
आगे समझते हैं सर। फ्लेक्सिबिलिटी होती है भैया, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक दो यूनिट हैं, कॉस्मेटिक में लॉस हो रहा है तो क्या मैं कॉस्मेटिक को बंद कर सकता हूं प्लास्टिक में दखल अंदाजी किए बिना? बिल्कुल सर, विदाउट इंटरप्टिंग द प्लास्टिक यू कैन क्लोज द कॉस्मेटिक। ठीक है जी, विदाउट इंटरप्टिंग द प्लास्टिक यू कैन ओपन अ मेटल बिजनेस। तो हम खोल भी सकते हैं आसानी से बिना एग्जिस्टिंग को दखल अंदाजी दिए, हम बंद भी कर सकते हैं बिना किसी को दखल अंदाजी दिए। तो खोलना भी आसान है, बंद करना भी आसान है, खोलना भी आसान है, बंद करना भी आसान है। सर जी क्या हुआ? फ्लेक्सिबिलिटी हुई ना। और वहां फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती क्योंकि फंक्शनल में खोलना भी मुश्किल होता है और बंद करना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है मेरे भाई। अगला है जी ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। सर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन का मतलब क्या है? देखो अगर डिविजनल है तो हम जब चाहे तो नए नए प्रोडक्ट्स डिवीजन खोल सकते हैं, तो ग्रोथ एंड एक्सपेंशन इजी होता है इन केस ऑफ डिविजनल, क्योंकि हर डिवीजन अपना इंडिपेंडेंट यूनिट है। तो हमें बिना दखल अंदाजी दिए हम लोग ग्रोथ एंड एक्सपेंशन कर सकते हैं, बिना दखल अंदाजी दिए हम लोग ग्रोथ एंड एक्सपेंशन कर सकते हैं गाइस। ठीक है जी। अच्छा, डिविजनल रिजल्ट कैन बी असेस्ड। डिवीजन का रिजल्ट चेक करना आसान होता है एवरीवन, डिविजन्स का रिजल्ट चेक करना आसान होता है एज कंपेयर्ड टू फंक्शनल। क्यों? क्योंकि डिवीजन एक दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते। अगर डिवीजन में लॉस हुआ है, अगर प्लास्टिक में लॉस हुआ है, तो वो गारमेंट्स को ब्लेम नहीं कर सकता। क्या ऐसा जी? आपस में ब्लेम नहीं खेल सकते, इसीलिए क्या है जी, डिविजनल रिजल्ट्स को चेक करना आसान होता है। ठीक है जी। लिमिटेशंस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। सर डिविजनल स्ट्रक्चर की लिमिटेशन की तरफ चलते हैं। तो लड़ाई झगड़े होते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर में, आपको लड़ाइयां देखने को मिलेंगी, झगड़े देखने को मिलेंगे, क्योंकि गारमेंट्स वाला जो है वो अपने बारे में सोचेगा, फुटवेयर वाला अपने बारे में सोचेगा, प्लास्टिक वाला अपने बारे में सोचेगा और कॉस्मेटिक वाला अपने बारे में सोचेगा। तो सब हर डिपार्टमेंट अपने, हर डिवीजन अपने बारे में सोचता है, इसीलिए आपस में लड़ाइयां होती हैं। ठीक है। डुप्लीकेशन ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस डुप्लीकेट होते हैं। सर फंक्शंस डुप्लीकेट कैसे होते हैं? आपको याद होगा बाल को कि एक तो है कॉस्मेटिक के अंदर प्रोडक्शन हो रहा था और एक जो है बाल को हमारा प्लास्टिक के अंदर भी प्रोडक्शन हो रहा था। यस और नो? देखो ध्यान से, मैंने डायग्राम बना के दिखाया था आप लोगों को, है ना सर। एक प्रोडक्शन यहां भी है, एक प्रोडक्शन यहां भी है। सर एक बार हम एडवर्टीजमेंट यहां करा रहे हैं, एक बार एडवर्टीजमेंट यहां करा रहे हैं, कंपनी एक एडवर्टीजमेंट दो बार हो रही है। तो क्या है? डुप्लीसिटी ऑफ फंक्शन है कि नहीं है? हाँ जी सर, डुप्लीसिटी ऑफ फंक्शन है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। डुप्लीसिटी ऑफ फंक्शन है तो ऑब्वियसली सर जी क्या होगा? कॉस्ट ज्यादा देखने को मिलेगी। आगे आएगा पॉइंट, कॉस्ट ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है। देखो यहां पर दिखाता हूं बाल को आपको, कॉस्टली होता है ना। डुप्लीसिटी है, फंक्शंस डुप्लीकेट हो रहे हैं, एडवर्टीजमेंट दो बार करनी पड़ी है तो कॉस्ट भी ज्यादा आएगी। ठीक है। हर बंदा सिर्फ अपने बारे में सोचता है, सेल्फिश एटीट्यूड है। एवरीवन थिंक अबाउट देयर सेल्फ ओनली। हर डिवीजन सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचेगा, भले ही दूसरे डिवीजन का लॉस हो रहा है, मुझे क्या मतलब, मुझे तो सिर्फ मेरे प्रॉफिट से मतलब है। तो बड़ा सेल्फिश एटीट्यूड होता है गाइस। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। हर कोई अपने डिविजनल इंटरेस्ट पे फोकस करता है, हर कोई अपने डिविजनल इंटरेस्ट पे फोकस करता है बाय इग्नोरिंग द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट गाइस। ठीक है। ओके, अब आते हैं सर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। तो मेरे भाई ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो दो तरह की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द वन इज फॉर्मल, द अनदर वन इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मेरे भाई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो होता है ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, याद है ना सर। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है मेरे भाई वो क्या होता है? वो एक ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन होता है। और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज एन अनऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरे भाई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन हो गया एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक अनऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन हो गया गाइस। ठीक है जी। सर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जानबूझ के बनाते हैं जी, डेलिबरेटली क्रिएट करते हैं किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए। एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बाल को ऑटोमेटिकली बन जाता है। ठीक है जी। किसके लिए? सोशल सेटिस्फैक्शन के लिए। किसके लिए मेरे भाई? सोशल सेटिस्फैक्शन के लिए हम लोग इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो फॉर्मल की थोड़ी बहुत बातें करेंगे भैया। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम व्हिच इज डिजाइन्ड बाय मैनेजमेंट टू अकम्प्लिश पर्टिकुलर टास्क और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा उसको हम लोग फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं गाइस। ठीक है। ओके, चलिए जी आगे समझते हैं, फीचर्स पढ़ते हैं इसके।
सर ओरिजिन, तो भैया फॉर्मल कैसे बनता है जी? फॉर्मल जो है रूल्स एंड रेगुलेशन, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब चीजों से बनता है। तो ध्यान रखना बालको, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमेशा जो है किससे बनेगा? रूल्स एंड रेगुलेशन से बनेगा। ठीक है जी, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप से बनेगा। पर्पस, पर्पस मैंने बता दिया भैया, गोल्स को अचीव करना। जो भी हमारे प्री डिटरमाइंड गोल्स होते हैं गाइस, उनको अचीव करना हमारा मकसद होता है। स्ट्रक्चर बालको फिक्स होगा, स्टेबल होगा। फॉर्मल जो होता है, फॉर्मल स्ट्रक्चर फिक्स होता है, चेंज नहीं होता आसानी से जल्दी जल्दी चेंज नहीं होता है। फॉर्मल एक बार बन गया। तो भैया स्ट्रक्चर जो है वो फिक्स है, स्टेबल है, और जो चेंज नहीं होता फ्रीक्वेंटली, बार बार चेंज नहीं होगा। कम्युनिकेशन, भैया फॉर्मल में कम्युनिकेशन स्केलर चेन के थ्रू होगी, ऐसा ना भैया। जब भी फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात आएगी तो फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है मेरे भाई, वो कैसे होता है जी? स्केलर चेन के थ्रू होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस थ्रू स्केलर चेन ओनली, फॉर्मल लाइंस के थ्रू होगा, और इसीलिए वो स्लो भी होगा। बिहेवियर, भैया बिहेवियर देखो, फॉर्मल के अंदर हमारा बिहेवियर टॉप लेवल जो बोलेगा हम वही करेंगे। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हमारा बिहेवियर जो है टॉप लेवल डिसाइड करता है। तो डिसाइड बाय प्रेस्क्राइब्ड बाय टॉप लेवल, डिसाइड बाय प्रेस्क्राइब्ड बाय टॉप लेवल, टॉप मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन, तो भैया हर कोऑर्डिनेशन हर डिपार्टमेंट में देखने को मिलेगा। फॉर्मल है तो ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन भी होगा, है ना। सबको बातें माननी पड़ेंगी, आपस में कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ेगा। तो भैया कोऑर्डिनेशन डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन होता है, आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, ये लोग इंटरग्रेटेड होते हैं गाइस। ठीक है। फॉर्मल के फायदे क्या है मेरे भाई? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फायदे, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना आसान होता है फॉर्मल में। कोई कंफ्यूजन, एम्बिगिटी मतलब होता है मेरे भाई कंफ्यूजन, तो कोई भी कंफ्यूजन देखने को नहीं मिलती। यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो होगा, फॉर्मल होगा तो यूनिटी ऑफ कमांड भी फॉलो होगा कि सबऑर्डिनेट को ऑर्डर सिर्फ एक ही सुपीरियर से मिलेगा। गोल अचीव होगा, क्योंकि मेन पर्पस मैंने बताया था कि मेन पर्पस फॉर्मल का क्या है जी? गोल अचीव करना है। स्टेबिलिटी होती है, फिक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि रिलेशन बार बार चेंज नहीं होते। स्ट्रक्चर जो है वो फिक्स्ड और स्टेबल था, मैंने बताया था, तो स्टेबिलिटी। लिमिटेशन पे आ जाओ फॉर्मल के मेरे भाई, प्रोसीजरल डिले है, स्लो। कम्युनिकेशन स्लो था कि नहीं था? सर कम्युनिकेशन बहुत ही स्लो होता है, इसकी वजह से प्रोसीजरल डिले देखने को मिलता है फॉर्मल में। रिजिडिटी बढ़ जाती है, रिजिडिटी बहुत ज्यादा होती है, फिक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है फॉर्मल के अंदर। ठीक है, ओके। ह्यूमन रिलेशंस के लिए यहां पर कोई जगह नहीं होती, अनप्रेडिक्टेबल ह्यूमन रिलेशनशिप। यहां पर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिलेशन का कोई स्पेस नहीं है। देयर इज नो स्कोप फॉर ह्यूमन रिलेशन इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन की रिलेशनशिप की कोई जगह नहीं है मेरे भाई। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं मेरे भाई, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बाल को क्या होता? जो अनऑफिशियल था, अनऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। तो इंटरेक्शन अमंग पीपल, अगर लोग आपस में बात करते हैं काम के दौरान, अब मान लो आप ही स्कूल में जाते हो, लोगों से बात करते हो, सोशल इंटरेक्शन होता है, सोशल रिलेशनशिप डेवलप होते हैं, और इन्हीं सोशल रिलेशनशिप की वजह से हमारे पास एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एक इनफॉर्मल, एक अनऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होता है। ठीक है जी। फीचर्स पे आते हैं। ओरिजिन, तो भैया आपका इनफॉर्मल ग्रुप कैसे बना? इंटरैक्शन करके। भैया आपका जो इनफॉर्मल ग्रुप था वो कैसे बना था? इनफॉर्मल ग्रुप जो होते हैं इंटरैक्शन करके आपस में बनते हैं। ठीक है जी। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएटेड, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएटेड थ्रू इंटरैक्शन। जानबूझ के बनता है मेरे भाई, है ना। ओके, तो नॉट डेलिबरेटली, मतलब ये तो ऑटोमेटिकली बनता है। आपस में इंटरेक्शन करेंगे, सोशल रिलेशन, ब्लड रिलेशन, टेस्ट, सेम टेस्ट होगा, कोई आपस में कोई बॉन्ड होगा, उसकी वजह से जो स्ट्रक्चर क्रिएट होगा उसे बोलेंगे इनफॉर्मल। तो फॉर्मल तो रूल्स एंड रेगुलेशन से बना था, इनफॉर्मल जो है वो सोशल रिलेशन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की वजह से, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस सेम होने की वजह से बनता है। पर्पस याद करिए, फॉर्मल का पर्पस गोल्स को अचीव करना था, इनफॉर्मल का पर्पस सोशल सेटिस्फैक्शन है, इंटरपर्सनल सेटिस्फैक्शन है। ठीक है जी, सोशल और इंटरपर्सनल सेटिस्फैक्शन। सर स्ट्रक्चर वो फिक्स था, ये फ्लेक्सिबल है। सर फॉर्मल जो था फिक्स्ड था, स्टेबल था, ये फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि यहां पर रिलेशन जो है गाइस बार बार चेंज होते रहते हैं, फ्लेक्सिबल है गाइस। ठीक है जी। अगला भाई कम्युनिकेशन, वहां पर फॉर्मल था, स्केलर चेन के थ्रू था, यहां पर इनफॉर्मल होगा, फ्री फ्लो होगा, फास्ट होगा कम्युनिकेशन गाइस। ठीक है।
बिहेवियर, सर फॉर्मल में हमारा बिहेवियर टॉप लेवल ने सेट किया था, इनफॉर्मल में हमारा बिहेवियर हमारे ग्रुप की परंपराएं, ग्रुप नॉर्म्स जो हैं, परंपराएं वो डिसाइड करती हैं। ठीक है जी, ओके। चल, रूल्स एंड रेगुलेशन, भैया यहां पे कोई रूल कोई रेगुलेशन नहीं होता, कोई प्रोसीजर नहीं होता, कोई रिटर्न फॉर्मेट नहीं होता गाइस। ठीक है जी, सब कुछ जो है इच्छा से, विलिंगनेस से चल रहा होता है। इंपॉर्टेंस, इनफॉर्मल के फायदे क्या है मेरे भाई? क्विक फ्लो, फटाफट इंफॉर्मेशन फ्लो करती है, बहुत ही फास्ट फ्लो होता है गाइस इंफॉर्मेशन का, और सोशल सेटिस्फैक्शन मिलता है। याद करिए, फॉर्मल में ह्यूमन रिलेशन की कोई जगह नहीं थी, यहां पर हम लोग जो कमियां वहां की थी वो हम लोग यहां पूरी करते हैं, सोशल सेटिस्फैक्शन प्राप्त करते हैं। लिखा तो है, फॉर्मल स्ट्रक्चर की जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, इनएडेक्वेसीज हैं, उसको हम लोग इनफॉर्मल में पूरा कर लेते हैं। सर लिमिटेशंस क्या क्या थी? पहली तो भैया रूमर्स फैलते हैं, अब इनफॉर्मल है तो रूमर्स फैलने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं, अफवाहें थोड़ी जल्दी फैलती हैं, ज्यादा फैलती हैं। रेसिस्टेंस टू चेंज, रुकावट पैदा होता है मेरे भाई। क्या होता है जी? रुकावट पैदा, बदलाव में कई बार रुकावट देखने को मिलती है, रेसिस्टेंस टू चेंज। अगला, हाई ग्रोथ प्रेशर। अब क्या है, देखो यार इनफॉर्मल है, आपस में सारे जो हैं दोस्त वगैरह हैं, तो वो एक पीयर प्रेशर, एक ग्रोथ प्रेशर देखने को मिल जाता है गाइस इनफॉर्मल के अंदर। ठीक है, अब आते हैं बालको सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज डेलीगेशन। तो देखो होता है क्या है कि आपने भी अपने साथ देखा होगा, कभी कभी आपके पास एक ही टाइम पर एक से ज्यादा काम आ जाते हैं, कभी कभी आपके पास एक ही टाइम पर एक से ज्यादा काम आ जाते हैं, तो इसकी वजह से बालको जो है हमें एक काम को जो कम इंपॉर्टेंट है वो हमें दूसरे वाले बंदे को, सबऑर्डिनेट को डेलीगेट करना पड़ता है। जब कभी कभी आपके पास दो काम आ जाएंगे या दो से ज्यादा काम आ जाए, तो आप क्या करते हो, जो कम इंपॉर्टेंट वर्क होता है वो किसी और को सौंप देते हो, इसी को बोलते हैं मेरे भाई डेलीगेशन। सो डेलीगेशन मीन्स ट्रांसफरिंग द वर्क टू द सबऑर्डिनेट। ठीक है जी, तो सबऑर्डिनेट को काम सौंपना इज नोन एज डेलीगेशन। डेलीगेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द अथॉरिटी, ट्रांसफरिंग द वर्क। वर्क ट्रांसफर करना, अथॉरिटी ट्रांसफर करना इज नोन एज डेलीगेशन। ठीक है जी, इसके तीन एलिमेंट होते हैं मेरे भाई, फर्स्ट वन इज अथॉरिटी, सेकंड वन रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड द थर्ड वन इज अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? अथॉरिटी का मतलब होता है मेरे भाई पावर। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है मेरे भाई? पावर। तो जब भी आप डेलीगेशन करेंगे तो पावर देंगे। ठीक है जी, अथॉरिटी का मतलब क्या है? पावर टू कमांड, पावर टू कमांड, कमांड करने की पावर मेरे भाई। ठीक है, तो अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू कमांड। जब भी मैं आपको काम सौंपूंगा तो मैं आपको पावर भी दूंगा, अथॉरिटी भी दूंगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे भाई, काम को पूरा करना, तो मैं पावर दूंगा, पावर के साथ साथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दूंगा कि ये काम मेरे पास एक से ज्यादा काम आ चुके हैं, अब जो कम इंपॉर्टेंट काम है वो आपको करना है गाइस। ठीक है, तो मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे रहा हूं, ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द वर्क, ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द वर्क, काम को कंप्लीट करने की पावर। और अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है मेरे भाई? अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। अब जब मैं वापस आऊंगा तो आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा कि काम क्या क्या किया आपने, क्या क्या रिजल्ट रहा मेरे दिए गए काम का, उसे बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। ठीक है जी, अकाउंटेबिलिटी मींस आंसरेबिलिटी, आंसरेबिलिटी ऑफ द आउटकम ऑफ गिवन टास्क। तो दिए हुए काम का जो भी आउटकम, जो भी रिजल्ट आया, उसकी जवाबदेही को हम अकाउंटेबिलिटी कहते हैं गाइस। ठीक है जी, पावर टू कमांड, आदेश देना। ठीक है जी, ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द टास्क, पूरा करना, और आंसरेबिलिटी ऑफ द असाइंड टास्क बाल को। ठीक है जी, ओके, असाइंड टास्क को बाल को आंसर करना गाइस। ओके, चलिए जी, अब आते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन पे गाइस। डिसेंट्रलाइजेशन बाल को लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, बड़े ध्यान से सुनना और समझना। ठीक है जी, सर डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन? देखो चैप्टर नंबर 2 में मैंने पढ़ाया था, जब सारी डिसीजन मेकिंग पावर कुछ लोगों के हाथ में हो उसे बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन, और जब सारी डिसीजन मेकिंग पावर बांट दी जाए उसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है जी, ओके, तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सर सारी पावर बांट देना। पहले डायग्राम बना के देखते हैं सर डिसेंट्रलाइजेशन का एक।
ठीक है जी। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? काम को बांटना, काम को सौंपना, ठीक है जी, सारे लेवल्स तक। तो जब एक बंदे को काम सौंपा था, डेलीगेशन बोल रहे थे, जब सब में काम बांट दूंगा उसे डिसेंट्रलाइजेशन बोलेंगे गाइस, ठीक है। ओके, तो डिसेंट्रलाइजेशन मींस ट्रांसफरिंग द वर्क टू द लोवेस्ट लेवल। सर टॉप लेवल है तो मिडिल लेवल और लोअर लेवल तक काम बांट देना, और भी नीचे लेवल तक काम बांट देना, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन मींस, decentralization means transferring the work to the lowest level। सर कंपनी के अंदर लोवेस्ट लेवल जो है वहां तक काम बांट देना इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है जी। अब बालकों अगर मैंने इनको काम बांट दिया तो डिसीजन लेने में इनके रोल बढ़ जाएंगे। सर अगर मैंने इनको काम बांट दिया, सारे बंदे को सारे लेवल्स तक मैंने काम बांट दिया तो क्या होगा? सर इनके पावर्स जो हैं, डिसीजन लेने की पावर वो बढ़ जाएगी, है ना। इनकी डिसीजन लेने की पावर जो गाइस, इन लोगों की डिसीजन लेने की पावर्स जो है गाइस वो बढ़ जाएंगी। तो डिसीजन मेकिंग पावर्स को इंक्रीज करना, क्या बोला मैंने? डिसीजन मेकिंग पावर को इंक्रीज करना इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन गाइस, ठीक है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, एवरीथिंग दैट गोज टू इंक्रीज द इंपॉर्टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट रोल, तो भैया सबऑर्डिनेट के रोल को इंक्रीज करना, सबऑर्डिनेट की डिसीजन मेकिंग पावर को इंक्रीज करना, सबऑर्डिनेट का डिसीजन में रोल इंक्रीज करना, सबऑर्डिनेट का डिसीजन मेकिंग पावर को इंक्रीज करना इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। और जो भी चीज इन सबऑर्डिनेट के रोल को रिड्यूस करेगी, जो भी चीज सबऑर्डिनेट की डिसीजन मेकिंग पावर को रिड्यूस करेगी, उसे बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। तो जो इंक्रीज करे डिसेंट्रलाइजेशन, जो रिड्यूस करे सेंट्रलाइजेशन, ठीक है जी। देखो लिखा भी हुआ है, डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू सिस्टमैटिक एफर्ट्स ऑफ डेलीगेट टू द लोवेस्ट लेवल ऑफ ऑल अथॉरिटी। सारी पावर जो है हम लोग जो है लोवेस्ट लेवल तक बांट रहे हैं गाइस, दैट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। डन। एक बार बाल को इंपॉर्टेंस देख लेते हैं मेरे भाई। इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन की इंपॉर्टेंस मेरे भाई, तो क्या क्या थी? आरडी, एफडी, सीडी। आर मतलब मेरे भाई रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट, रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। अब एक बात बताओ, अगर एक बंदा अपनी पावर को सारे लोगों में बांट दे, अगर मैं अपनी पावर सारे लोगों में बांट दूं तो टॉप मैनेजमेंट को रिलीफ मिल जाएगा। अगर टॉप मैनेजमेंट ने अपनी सारी पावर लोगों में बांट दी तो सारी पावर बांटने के बाद अब वो फ्री हो गया, अब वो रिलीफ में आ गया कि भैया आप तो अपने पास आराम ही आराम है ना। तो रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट, आर का मतलब ये हो गया। डी मतलब बाल को बेटर डिसीजंस ले पाएंगे। क्या ले पाएंगे मेरे भाई? बेटर डिसीजंस। क्यों? क्योंकि देखो काम किसको करना है? सबऑर्डिनेट को, और हमने पावर किसको दे दी? सबऑर्डिनेट को। तो काम भी सबऑर्डिनेट को करना है और अब डिसीजन भी सबऑर्डिनेट लेगा, तो ऑब्वियसली वो बेटर डिसीजंस ले पाएगा। नेक्स्ट सर जी, फैसिलिटेट्स ग्रोथ, फैसिलिटेट्स ग्रोथ। सर ग्रोथ कर पाएंगे हम लोग? ग्रोथ क्यों कर पाएंगे? कोई बताएगा? सर बाय वी विल बी एबल टू ग्रो। सर हम ग्रो क्यों कर पाएंगे, जरा बताओ, कोई बता सकता है क्या? सर क्योंकि एक बात बताओ, मैंने आपको काम बांट दिया, मैं फ्री हो गया, हाँ सर, तो क्या मैं दूसरी ब्रांच खोल सकता हूं? हाँ यार खोल सकता हूं। तो अगर मैंने अपना काम आपको बांट दिया तो नाउ आई कैन फोकस ऑन द न्यू ब्रांच, नाउ आई कैन ओपन अ न्यू ब्रांच, मींस फैसिलिटेट्स ग्रोथ। ठीक है जी, एफबी क्लियर हो गया। नेक्स्ट, डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स, डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। सर सबऑर्डिनेट्स के अंदर एक इनिशिएटिव की भावना जागती है मेरे भाई, एक इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? पहल करने की भावना जागती है। तो सबऑर्डिनेट के अंदर मेरे भाई एक पहल करने की भावना जो है निकल के आती है। क्यों? क्योंकि मैंने काम आपको दे दिया कि आपको जो मन में आए करो, आपके पास पूरी पावर है। तो जब आपको पावर मिल जाएगी तो आप उसको ट्राई करोगे, कुछ नया नया ट्राई करते जाओगे, अपने तरफ से कुछ अलग अलग करने की कोशिश करोगे। सो डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। अगला क्या है जी मेरे भाई? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल भी अच्छा हो जाएगा और कोऑर्डिनेशन भी अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि काम भी किसको करना है? सबऑर्डिनेट को, और डिसीजन कौन ले रहा है? सबऑर्डिनेट। तो सबऑर्डिनेट्स का काम के ऊपर कंट्रोल अच्छा हो जाता है अगर हम उन्हें पावर दे देते हैं तो। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज गाइस, डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। डेवलप्स मैनेजरियल
टैलेंट फॉर फ्यूचर। अब फ्यूचर में बाल को आप लोगों को मैं क्या कर लूंगा जी, आप लोगों में से मैं कुछ लोगों को इस्तेमाल कर लूंगा, किसके लिए, फ्यूचर के लिए। ठीक है जी। अब मान लो मैंने आपको काम सौंप दिया, मैं मैनेजर हूं, मैंने अपना काम आपको दे दिया, तो अब आप क्या कर रहे हो, मेरे काम कर रहे हो। मतलब जो मेरे अंदर स्किल्स है वो अब आपके अंदर आ रही हैं। कल को अगर मैं रिटायर होता हूं तो आप में से किसी एक का इस्तेमाल करके मैनेजर बना दूंगा। क्यों? क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से आपके अंदर मैनेजरियल टैलेंट आ रहा है। डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से आपके अंदर मैनेजरियल टैलेंट आ रहा है गाइस। ठीक है, डन एवरीवन, बस दैट्स इट। तो होपफुली आपको समझ में आ गया। कितना शानदार चैप्टर। मैंने बोला था ना कि मैं आपके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। ये इतने शानदार तरीके से पढ़ाया है ना, इतने शानदार तरीके से, इतनी डिटेलिंग करके पढ़ाया, हर एक पॉइंट को उठाया है, समझाया है कि मजे आ जाएंगे। तो भैया विश्वास, बैच के ऊपर विश्वास बना के रखना, क्योंकि हम आपके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। और जो आपका विश्वास है कि यार क्या मैं अब भी 99% नंबर ला सकता हूं, 95% नंबर ला सकता हूं, तो भैया बिल्कुल आ सकता है। विश्वास बैच से जुड़ा रहे, विश्वास को बना के रख, क्योंकि यह विश्वास बैच सिर्फ और सिर्फ तेरे विश्वास को पूरा करने के लिए आया है। चलिए जी, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत गाइस, ख्याल रखिए अपना।